हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 28 सितंबर 2024 के दो प्रमुख मुद्दों और चर्चा करेंगे। दोनों मुद्दे थोड़ा सा देखा जाए तो वैचारिक पर्सपेक्टिव लिए हैं और पीछे की काफ़ी इसमें चीज़ें हैं जो चल रही हैं वो बताती हैं। जिसमें से पहला है, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा कल जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक भाषण दिया गया, अपना वक्तव्य दिया गया। उनके अनुसार वो नहीं आना चाहते थे यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ युद्ध चल रहा है, लेकिन आना हमारी मजबूरी पड़ गई। तो एक तरह से देखा जाए कि जो भाषण देने के लिए वो मजबूर हुए, उसमें उन्होंने क्या कहा, तो उसमें उन्होंने कई बातें की। जो मेन बात है कि इजराइल शांति चाहता है, लेकिन उसे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा। साथ ही में उन्होंने अभी देखेंगे, उन्होंने इस पर एक स्टेटमेंट और भी बहुत महत्वपूर्ण दिया। उन्होंने ईरान के नेताओं को चेताया कि ईरान के तानाशाहों को कहा कि चेताया, ईरान को धमकी भी दी, चेतावनी दी कि अगर हम पे हमला होता है तो ईरान का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो इजराइल के लंबे हाथों से बच जाए। यहाँ तक कि मध्य पूर्व में भी कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो इजराइल के लंबे हाथों से बच जाए। तो उस पूरे मुद्दे को समझेंगे, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर एक बर्बरतापूर्वक आतंकवादी कृत्य होता है हमास का, और उसके बाद चीज़ें बदलती आज जो है मध्य पूर्व या पश्चिम एशिया एक ऐसे आप कह सकते हो कि बारूद वहाँ पे है, और वहाँ पे ऐसी चिंगारी लगी हुई है कि कभी भी वो उस पूरे क्षेत्र को तितर बितर कर सकता है और पूरी दुनिया पर ही उसका आँच आ सकता है। तो इसको समझेंगे मुद्दे को। दूसरा मुद्दा है कि भारत सहित दुनिया के ज़्यादातर देश, माने अमेरिका है, यूरोपीय संघ है, OECD देश हैं, उनको चीन शॉक 2.0 या दूसरी पीढ़ी के चीन शॉक का खतरा सता रहा है। चीन शॉक, SHOCK, शॉक माने झटका या आघात। तो चीन का आघात जो है, दूसरी पीढ़ी के चीन के आघात का खतरा सता रहा है, यानी कि पहली पीढ़ी का भी चीन का आघात हुआ होगा। और इस पूरे मुद्दे को हम डिटेल से समझेंगे, क्योंकि ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, पूरी दुनिया की है, और पूरी दुनिया की समस्या नहीं है बल्कि भारत की है। ठीक है, इससे आधारित प्रश्न हमारी वेबसाइट पे रहेंगे, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। दोनों मुद्दे गंभीर हैं, इसलिए दो ही मुद्दे लिए हैं और हमने नहीं लिया ताकि डिटेल में इनको हम समझा सके। देखिए, ये इजराइल के प्रधानमंत्री का जो है यूनाइटेड नेशन के जो है जनरल असेंबली में भाषण है। ये 34 मिनट का लगभग उनका भाषण है, और उसमें उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता रहा है कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। और ये बात उन्होंने कही भी, उन्होंने कहा कि हम पे युद्ध थोपा गया, बर्बरतापूर्वक, कायरतापूर्वक आतंकवादी कृत्यों के जरिए हम पे युद्ध थोपा गया, और उसके बाद हमने जो है गाजा में जवाबी कार्रवाई की, क्योंकि हमें अपने अस्तित्व की रक्षा करना है। वो कह रहे हैं जिन शत्रुओं से हम सामना कर रहे हैं, जिनसे हम लड़ रहे हैं, वो सिर्फ हमें नहीं समाप्त करना चाहते, वो हमारी पूरी विरासत को, यानी पूरा यहूदी इतिहास को मिटा देना चाहते हैं, और उनके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। साथ ही में उन्होंने कहा इसके लिए जिम्मेदार ईरान है और उसके जो प्रॉक्सी हैं, ये भी बात कही। और उन्होंने कहा कि दुनिया को ईरान पे अगर देखा जाए, उन्होंने कहा कि दुनिया के सामने, खासतौर से मध्य पूर्व के सामने, दो विकल्प है मध्य पूर्व कर रहा है। दो नक्शे उन्होंने दिखाए। एक में दिखाया कि ये वरदान का, या आप कह सकते हो कि उसमें उन्होंने दिखाया आईमेक वाली, जो कि भारत से होके मध्य पूर्व होते हुए पूर्व की तरफ, यानी एशिया मध्य पूर्व के रास्ते यूरोप से जुड़ेगा, जो उन्होंने कहा कि समृद्धि का मार्ग है, विकास का मार्ग है, जो इजराइल और उसके सहयोगी अरब देशों का सपना है। और दूसरी तरफ ईरान और उसके चाप या एक्सेस ऑफ धुरी का सपना है, वो डार्क करके दिखाया है, जो पूरे मध्य पूर्व में को तो एक तरह से कह सकते हो कि उस पर अपने काली उसमें छाया में लेना चाहती है। और ये सिर्फ मध्य पूर्व को ही नहीं, सिर्फ इजराइल को ही नहीं, पूरे दुनिया के अनेक देशों में इसकी समस्या जा सकती है। और इस मामले में उन्होंने कहा कि दुनिया को चेतना होगा और ईरान का तुष्टीकरण बंद करना होगा। ये बातें वो कह क्यों रहे थे? क्योंकि उनका कहना है कि उनके देश में युद्ध चल रहा है, इसलिए वो युद्ध में रहना चाहते थे, लेकिन वो आना पड़ा उन्हें, क्योंकि उनके देश को बदनाम किया जा रहा है। और इसमें उन्होंने
यूनाइटेड नेशन का भी उन्होंने एक तरह से मजाक उड़ाया, माखौल उड़ाया कि यूनाइटेड नेशन में भी परिवर्तन की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं बदला है। क्योंकि वो कह रहे थे कि जिस ब्रेंच पे मैं खड़ा होकर, उन्होंने कहा अच्छा यही वो डेस्क है 40 साल पहले जब यूनाइटेड नेशन में मैं एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वो आए थे, कहते तब भी मैं इसी डेस्क पे खड़ा होकर भाषण दे रहा था, आज भी उसी पर दे रहा हूँ। यानी वो बता रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कुल मिला के अपनी विचारधारा में यूनाइटेड नेशन बिल्कुल नहीं बदला है, जबकि समय 40 साल बीत चुका है। तो आइए जरा सा समझते हैं इस मुद्दे को। देखिए मामला क्या है, मामले को समझने के पहले थोड़ा सा और बीच में मैं बताऊं कि कल 27 सितंबर 7 अक्टूबर यानी 7 अक्टूबर 2023 का दिन जो है इजराइल के इतिहास में बहुत काला दिन है। क्योंकि उस दिन हमास ने इजराइल पे बर्बरतापूर्वक भोर में जो है हजारों रॉकेट दागे, करीब 3 से 4 हज़ार रॉकेट और मिसाइल दागे, और हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में हथियारबंद लोग जो है इजराइल में घुसते हैं और वहाँ पे उन लोगों में मतलब खुलेआम कत्लेआम किया जाता है। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और निहत्थे लोगों को मारा जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि आतंकवाद और घृणित हिंसा का जितनी पराकाष्ठा होती सब किया जाता है। 200-250 लोगों को भी जो है बंधक बना के गाजा ले जाते हैं। और उसके बाद चीज़ें बदलती है। 8 अक्टूबर से इजराइल जो है हमास पे हमला करता है और उसकी 24 बटालियन यानी आप कह सकते हो कोर था हमास का, जिसमें से 23 को इजराइल ने नष्ट कर दिया है। और उसके बाद वो पूरी आग धीरे धीरे जो है, कभी हिजबुल्लाह ने भी फायरिंग शुरू कर दी, लेबनान के हिजबुल्लाह ने की, फ़लस्तीनी में इस्लामिक जिहाद है वो कर रहा है, उधर हुती कर रहे हैं, यमन में ईरान से हमले हो रहे हैं। ऐसी पूरी चीज़ें पूरे मध्य पूर्व को जो है एक तरह से आप धधकाता हुआ एक मतलब आप कह सकते हो कि आप एक ऐसा बारूद का क्षेत्र है जहाँ पे चिंगारी भी लगी हुई है, जो कभी भी वो विनाशक विस्फोट को जन्म दे सकती है। वो मामला आप उसके बैकग्राउंड को समझेंगे जो आप पीछे था। अगर आपको और थोड़ा डिटेल में समझना हो तो 9 अक्टूबर 2023 को मैंने इस मुद्दे पे जो अपना इस पे अपने समझाया था इजराइल हमास संघर्ष को। उस दौरान जो मैंने बातें की थी, दुनिया उसी तरफ जा रही है और ख़ासतौर से इजराइल भी वही कर रहा है। और इजराइल के प्रधानमंत्री का कल भाषण वही बात कह रहा है। इजराइल कह रहा है कि मैं अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहा हूँ, क्योंकि जिनसे मैं लड़ रहा हूँ वो सिर्फ इजराइल को अभी नहीं, वो इजराइल की पूरी विरासत को, उनके पूरी संस्कृति को, यानी पूरे यहूदी विरासत और संस्कृति को समाप्त कर देना चाहते हैं। तो इजराइल के पास बिना युद्ध लड़ने यानी युद्ध न लड़ने के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। और इजराइल ये भी कह रहा है कि वो युद्ध जीत रहा है। तो आइए इसको समझें कि मामला है। देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री ने 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि इजराइल शांति के लिए इच्छुक है, लेकिन अपने विनाश के इच्छुक क्रूर हत्यारों, ये देखिए इनका टर्म है कि विनाश के इच्छुक क्रूर हत्यारों से खुद का बचाव करने के लिए संघर्ष करते रहना होगा उसे। और साथ ही में उन्होंने कहा कि हम जीत रहे हैं, यानी इजराइल जीत रहा है। ये बात की भी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल में यह बात कही है। और इजराइल की प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब इजराइल ने लेबनान में भी ईरान समर्थित हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखे हैं और इस बात की चिंता है कि यह संघर्ष एक पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है, यानी फुल स्केल रीजनल वार में बदल सकता है, जिसमें एक से ज़्यादा शक्तियां, देश इसमें भागीदार हो सकते हैं। ये भाषण चल रहा था, इसके कुछ ही देर बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह का जो मेन बिल्डिंग मानी जाती है, जो उसका मुख्यालय माना जाता है, उस पर भी हवाई हमले किए और पूरी बिल्डिंग को ढा दिया। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा महासभा में वक्तव्य क्यों दिया गया, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि वो उनका देश युद्ध में है और ऐसे में वो आना नहीं चाहते थे यहाँ पे, लेकिन उन्हें आना पड़ा, उन्हें मजबूर करना पड़ा, क्योंकि इसके पहले कई सारे यहाँ पे बात कही गई जो इजराइल को एक तरह से बदनाम कर रहा है, इजराइल को दोषी ठहरा रहा है। तो कह रहे थे हम यहाँ पे आए हैं मामले को, सच्चाई को उजागर करने, और मैंने अपने लोगों, अपने देश के लिए सच्चाई के बोलने के लिए यहाँ आने का फैसला किया है। और सच्चाई क्या है, वो कह रहे हैं सच्चाई क्या है कि इजराइल शांति चाहता है, इजराइल ने शांति के लिए प्रयास किए हैं, इजराइल ने शांति स्थापित भी की है और फिर से शांति स्थापित करेगा। यानी इजराइल शांति चाहता है। अब शांति के लिए क्या क्या किया जा सकता है, जैसे आपके साथ दो लोग संघर्ष कर रहे हैं तो आप शांति के लिए ये हो सकता है
कि आप युद्ध न करें, आप लड़ाई न करें, और एक तरीका ये हो सकता है कि आप सामने वाले को इतना ज़्यादा जो है बर्बाद कर दें कि वो फिर युद्ध करने के लायक भी न हो। तो शांति स्थापना के कई सारे तरीके होते हैं। कोई हाथ गोड़ जोड़ लेता है कि भाई चलो तुष्टिकरण करते रहो, सामने वाला आपको आता है गाली देता है, सामने वाला पड़ोसी आपको गाली दे देता है, वो मार देता है और आप कुछ न करो, भैया ठीक है। तो एक शांति इस तरह से बनती है। एक शांति है कि बीच बिचौला करके लोग बातचीत करके मामला शांत करते हैं। और एक शांति ये होती है कि अगर आपका पड़ोसी आपको हमला करना चाहे या अगल बगल आप ऐसे पड़ोसियों से करें जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो उनमें पड़ोसियों को इतना मारो कि फिर वो बाद में आपसे खुद ब खुद डरे। तो इजराइल जो शांति स्थापित कर रहा है, भले कह रहे हैं हम शांति चाह रहे हैं, लेकिन इजराइल चूंकि बहुत छोटा सा देश है और उसने होलोकास्ट झेला है। जर्मनी में पूरे यहूदी जो लोगों ने जो है हिटलर के नाजी का होलोकास्ट झेला है, वो एग्जिस्टेंस क्राइसिस को उन्होंने नरसंहार को झेला है। और 48 में जब से इजराइल बना है उसके बाद से आसपास के जो देश हैं वो पूरी तरह से इजराइल को नहीं चाहते हैं। और इजराइल का वहाँ पे स्थायित्व या अस्तित्व या वहाँ पे इजराइल शांति से रहेगा, यह इस बात पे निर्भर है कि इजराइल अपने आप को कितना ताकतवर दिखाता है। और ये ताकतवरी जो जितना वो ताकतवर दिखाएगा वो उतना ही जो है शांति उस क्षेत्र में बनी रहेगी। और ये कई बार हो भी चुका है। लेकिन 7 अक्टूबर के बाद जिस तरह से हमला हुआ इजराइल पे, इजराइल की जो डेटरेंस पावर थी, जो भयावहन की क्षमता थी, वो कमज़ोर हुई है। अब उसी को दूर करने के लिए इजराइल लगातार उस पर जा रहा है। और वो इजराइल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ईरान के नेतृत्व में 7 फ्रंट पे वो वार कर रहा है। और इजराइल की एक जो है स्ट्रेटजी होती है कि वो एक फ्रंट को पहले ख़त्म करता है, बाकी फ्रंट को उलझाए रखता है। सोचिए, अभी वो गाजा में युद्ध कर रहा था, गाजा में युद्ध उसका जो है गाजा से हमास ने हमला किया था, तो हमास पर वो आक्रमण किया, तो लेबनान से उसके पास मिसाइल फायर, और कितनी हुई, 8000 मिसाइलें फायरी हुई हैं। 8000 रॉकेट और मिसाइल अब तक जो है 1 साल के अंदर नहीं भी हुआ, हिजबुल्लाह ने फायर किया था। इजराइल थोड़ा बहुत करके और इसको रोके रखता था। लेकिन अब जब ये समझ में आ गया है कि गाजा को इजराइल ने एक तरह से हमास का जो आर्म्ड जो स्ट्रक्चर है उसको उसने ध्वस्त कर दिया है। ये बात ध्वस्त करने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो गाजा में सेटलमेंट नहीं चाहता और न खुद की अपनी सत्ता चाहता। वो गाजा में जो मित्र देश हैं उनके नेतृत्व में, यानी जो अरब के मित्र देश हैं उनके सहयोग से वहाँ पे ऐसी व्यवस्था अपनाना चाहता है कि फिर उस तरह की हिंसक वारदात न हो सके जो 7 अक्टूबर को हुई थी। तो अब वहाँ पे उसको लग रहा आसान है, तो फिर वो लेबनान की तरफ जाके उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करना चाहता है ताकि वह शांति से रह सके। तो इसको मैं समझाने की कोशिश की। वो कह रहे हैं हम शांति चाह रहे हैं और शांति का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका शांति का अर्थ है, इजराइल किस तरह शांति चाहता है, इजराइल सामने वाले शत्रु को अगर बात भी करना चाहता है, समझौता भी करना चाहेगा, तो वो सामने वाले शत्रु को इस कदर तक थका देगा, इस कदर तक बर्बाद कर देगा कि वह अपने आप वार्ता के टेबल पे आ जाए और शांतिपूर्ण ढंग से रहने लगे। इजराइल की ये टेंडेंसी होती है, ये अप्रोच होता है, जो मुझे इन्होंने कहा नहीं लेकिन मैंने बताना जरूरी समझा है। ठीक है, तो इजराइल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, वो बताने क्या आ रहे हैं कि इजराइल अपने अस्तित्व के बचाने का संकट है। कैसे? देखिए, इजराइल प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम क्रूर दुश्मनों का सामना कर रहे हैं जो हमारा विनाश चाहते हैं और हमें इन क्रूर हत्यारों से खुद को बचाव करना ही होगा। भाई, क्रूरता तो 7 अक्टूबर की जिसने भी देखी होगी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो क्रूरता की पराकाष्ठा है कि छोटे छोटे बच्चों को उनके माँ के साथ पीछे बांध के जला दिया गया। मतलब इस तरह की घटनाएं भी देखी गई है। कह रहा है हमारे दुश्मन न केवल हमें नष्ट करना चाहते हैं, वे हमारी साझा सभ्यता को भी नष्ट करना चाहते हैं और हम सभी मतलब इजराइल के लिए कह रहा है, अत्याचार और आतंक के अंधेरे युग में वापस ले जाना चाहते हैं, जैसा वो होलोकास्ट में इजराइल ने झेला था। और क्या कह रहे हैं, गाजा युद्ध के बारे में बता रहे हैं कि 7 अक्टूबर का जो अभिशाप तब शुरू हुआ जब हमास ने गाजा से इजराइल पर हमला किया। इजराइल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें दोषी ठहराया जा रहा है, जबकि युद्ध कब शुरू हुआ, जब हमास ने इजराइल पे हमला किया। यह वहीं खत्म नहीं हुआ, इजराइल को जल्द ही खुद का बचाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो 8 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने लेबनान से फायरिंग शुरू कर दी और कह रहे हैं कि 8000 से ज्यादा रॉकेट अब तक फायर किया गया है हमारे नागरिकों पर, हमारे बच्चों पर। इसके बाद कह रहे हैं कि इसके बाद इतनी नहीं, 2 हफ्ते बाद यमन से ईरान समर्थक हूती जो है हमले करने लगे, इजराइल पे हमले करने लगे और इजराइल के समर्थक देशों पर और खाड़ी लाल सागर के आसपास जो है वहां पे हमले करने शुरू कर दिए।
वो कह रहे हैं कि इस अप्रैल माह में ईरान ने हम पे 300 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले हम पे किए हैं। तो ये कह रहा है कि ये हमले हमने नहीं शुरू किए हैं, ईरान और उसके सहयोगियों ने हम पे हमले किए हैं, और जिस तरह से ये हमले हो रहे हैं हम क्या करें, समाप्त हो जाएं, हमें अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ना ही होगा, यही इजराइल के प्रधानमंत्री कहना चाह रहे हैं। अब इसके बाद ये तो उन्होंने बताया कि हम अस्तित्व के लिए, फिर वो कारण कौन है, तो कह रहे ईरान इजराइल सहित विश्व मतलब मध्य पूर्व और पूरे विश्व के लिए खतरा है, अभिशाप है, ये बात कर्स है, ये बात वो बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं देखिए, ईरान मध्य पूर्व सहित विश्व शांति के लिए खतरा। कैसे? उन्होंने कहा कि ईरान सिर्फ इजराइल के लिए नहीं है, हालांकि जो ये हुआ है उसके लिए ईरान है जिम्मेदार, ईरान में ऐसी जगह नहीं है, और वो चेतावनी दी, उन्होंने ईरान को जिम्मेदार ठहराया और चेतावनी दी कि ईरान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इजराइल की लंबे हाथ न पहुंच सके, और यह बात पूरे मध्य पूर्व के लिए भी सत्य है। ये बात वह ईरान को और उसके प्रॉक्सीज को समझा रहे हैं, और वो दो नक्शे दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं दो नक्शे दिखाए विश्व को, एक वरदान के नक्शे और एक अभिशाप का नक्शा। देखिए अभी इधर क्या है, ये वरदान का नक्शा, द ब्लेसिंग द कर्स। ब्लेसिंग की बात क्यों करें, देखिए यहाँ भारत है, यहाँ से आपको याद होगा जब 9 सितंबर को 2023 को भारत में G20 का सम्मेलन हुआ था, उसी शाम को जब शुरू हुआ था, उसी शाम को दुनिया ने, पश्चिमी देशों ने एक आईमेक का प्रस्ताव लिया था, इंडिया मिडिल ईस्ट ईस्टर्न यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। वो भारत से होते हुए, यूएई से होते हुए, सऊदी अरब, इजराइल, जॉर्डन, इजराइल होते हुए, हाइफा पोर्ट से होते हुए, मध्य पूर्व, ये मेडिटेरियन सागर से होते हुए पूर्वी यूरोप को जोड़ता, और फिर बाद में इसे इधर अफ्रीकी देशों को भी जोड़ा जाता। ये कह रहे हैं कि एक तरफ देखिए वरदान के नक्शे यानी द ब्लेसिंग ये वाला है, और द कर्स में ये देखिए ईरान है, इराक है, सीरिया है, ये काला सा दिखा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि दुनिया के सामने दो नक्शे हैं, एक वरदान का है, द ब्लेसिंग का है। उन्होंने कहा यह दिखाता है कि इजराइल और उसके अरब साझेदार कौन है, अहम एकॉर्ड हुआ था, अब्राहम एकॉर्ड हुआ था, जॉर्डन था, जो है यूएई था, बहरीन था, अमेरिका भी उसमें शामिल था। वो कह रहे थे कि हम सऊदी अरब के साथ भी समझौता करना के पक्षधर है, और अभी भी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये अब्राहम मतलब एक जो अब्राहम रिलीजन्स में यहूदी हैं, ईसाई हैं, और जो है मुसलमान हैं, मतलब मुस्लिम लोग हैं, ये अब्राहमी उसको बोला जाता है, और उसी आधार पे वो समझौता हुआ था अब्राहम एकॉर्ड। कह रहे हैं कि अब्राहम एकॉर्ड के तहत इजराइल और उसके अरब साझेदार हिंद महासागर और भूमध्य सागर के बीच एशिया और यूरोप के जोड़ने वाली एक भूमि पुल, एक लैंड पुल बन रहे थे, उसको आईमेक मैंने नाम दे दिया, वो बन रहे थे। और इससे क्या होता, इससे रेल आता, कनेक्टिविटी आती, सब कुछ होता। दूसरी तरफ अभिशाप का नक्शा ईरान काला वाला, ये कह रहा है कि ये आतंक के उस चाप या प्रतिरोध की धुरी, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का नक्शा है, जिसे ईरान ने हिंद महासागर से भूमध्य सागर तक बनाया है और थोपा है। हिंद महासागर देखिए यहाँ पे एक ये है कि हिंद महासागर से भूमध्य सागर तक, एक नक्शा ये है जो ये कह रहे हैं कि समृद्धि लाएगा, खुशहाली लाएगा, और एक ये है कि यहाँ से ईरान, सीरिया, इराक, और एक इधर भी छोटा सा है यहाँ पे यमनी हूती। कह रहे हैं एक नक्शा ये भी है जो आतंकवाद का है, और ये यहाँ पे क्या करेगा, बर्बादी करेगा। अब ऐसे में कह रहे हैं कि दुनिया को ईरान का तुष्टीकरण करना बंद करना होगा। वो कह रहे हैं कि अभी तक बहुत ईरान का तुष्टीकरण हुआ है। ईरान जब अपने आंतरिक मामलों में जो है पीड़ित करता है, लोगों की आज़ादी छीनता है, तब भी दुनिया चुप है। ईरान द्वारा जब बाहर कुछ किया जाता है, जो इस तरह की घटनाएं की जा रही है, अपने प्रॉक्सीज के आतंकवाद और लोगों को परेशान किया जा रहा है, तब भी चुप है। कह रहा है ईरान का जो न्यूक्लियर कार्यक्रम है उसको भी रोकने की ज़रूरत है। और इजराइल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इजराइल की जितनी सामर्थ्य है वो ईरान को पहले भी रोका है और आगे भी परमाणु शक्ति संपन्नता हासिल करने से रोकेगा, क्योंकि ईरान के हाथ में अगर परमाणु आता है तो इजराइल को उतना नुकसान नहीं, क्योंकि इजराइल के पास तो है, उसका सबसे बड़ा खतरा सऊदी अरब और उसके सहयोगी यूएई और अन्य देशों को है। और ये बात सुन्नी मुस्लिम देश जानते हैं, और इसी बात को ये जो है बेंजामिन नेतन्याहू अपनी बातों से उघारना चाहते हैं कि ये खतरा पूरे मध्य पूर्व के लिए है अगर इजराइल ये प्राप्त कर लेता है, ईरान ये प्राप्त कर लेता है।
ईरान को भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हम पे हमले करने की बात की बार बार की जा रही है, अगर इजराइल पे हम पे हमला हुआ तो हम भी ईरान को कर सकते हैं, क्योंकि ईरान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ईरान इजराइल के लंबे हाथों से बच सके या जहां इजराइल हमला न कर सके, या मध्य पूर्व में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पे इजराइल हमला न कर सके। तो ये पूरी दुनिया को ईरान को, उसके प्रॉक्सी को, और जो बॉडी लैंग्वेज में था वो ये बात बता रहा है कि इजराइल हमास का जो विंग है, जो उसका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको समाप्त कर चुका है, क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं कि 24 में से 23 बटालियन समाप्त कर दिए हैं, यानी कि जो एक बचा है उसको भी वो समाप्त कर चुके होंगे, ये बात तय है, और इसलिए कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। फिर उन्होंने जो है हिजबुल्लाह की तरफ जो है अपनी लड़ाई शुरू कर दी है। ये दो प्रमुख खतरे उनको थे, और तीसरा जो मेन खतरा था कि उसमें ईरान अगर घुसता है तो इधर अमेरिका ने भी अपनी जो है उपस्थिति बढ़ा दी है और दुनिया को समझा रहे हैं, माहौल बना रहे हैं कि खतरा कौन है, खतरा ईरान है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, क्या हुआ है वो अभी तक मैंने बताया कि 7 अक्टूबर के बाद क्या क्या है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, PDF में ही है, वो सारी चीज़ें मैंने बताई ही थी, उसी को लिखा हुआ है। ठीक है, आइए अगला मुद्दा देखते हैं। जैसे ये जियोपॉलिटिक्स में पूरे दुनिया के वैश्विक परिदृश्य में खासतौर से मध्य पूर्व के लिए बहुत पॉलिटिकल मुद्दा था, स्ट्रेटेजिक मुद्दा था, उसी तरह से दुनिया के अर्थव्यवस्था या आर्थिक तंत्र के लिए ये एक गंभीर मुद्दा है, जो भारत को भी कर रहा है और भारत को काफ़ी कर रहा है, और भारत सहित दुनिया के अधिकांश देशों को कर रहा है, भय सता रहा है। वो भय है चीन शॉक 2.0 या चीन का आघात, दूसरी पीढ़ी का आघात। यानी इसमें हम समझेंगे कि चीन का दूसरी पीढ़ी का आघात क्या है, यानी इसका मतलब है दूसरी पीढ़ी का है, यानी एक बार आघात चीन से और आ गया था। तो अगर उसके बारे में देखें तो जब चीन जो है 2000 में बिल क्लिंटन के सहयोग से 2000-2001 के आसपास जब वो वैश्विक अर्थव्यवस्था से उसका इंटीग्रेशन होता है, यानी वो वैश्वीकरण के दायरे में आता है, आर्थिक वैश्वीकरण के, यानी WTO का मेंबर बनता है, और उसको भी दुनिया के अन्य देशों को MFN देना पड़ता है कि यानी मोस्ट फेवर नेशन। उसके बाद उसके यहाँ के तैयार सस्ती वस्तुएं पूरी दुनिया में पड़ जाती हैं, जिसके कारण दुनिया के ज़्यादातर, यानी जो अमेरिकी व्यवस्था है या अन्य देशों में कई सारे विनिर्माण विनिर्माण क्षेत्र जो है चौपट हो गए थे। भारत में भी बहुत सारा दिक्कत हुआ था, बहुत सारे, और इसमें बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई थी। उसे 2016 में जब एक अध्ययन चीन का किया गया तो उसे बोला गया चीन शॉक 1.0, चीन का आघात दुनिया के लिए 1.0। किसके लिए था? विनिर्माण क्षेत्र के लिए था, नौकरियों के लिए था। वही स्थिति अब दोबारा दिख रही है कि चीन अपने सस्ते सामान से, खास तौर से 3 नई उभरती हुई जो प्रौद्योगिकियां या उभरते हुए क्षेत्र हैं, EVs है, लिथियम आयन बैटरीज है, और सोलर पैनल है। इन तीनों के क्षेत्र में सस्ती चीज़ों से पूरे दुनिया को पार देना चाहता है, और जिससे पूरे दुनिया में जो तीनों उद्योग हैं इनके समाप्त होने के और विनिर्माण क्षेत्र में बड़ी पैमाने पर बेरोजगारी आने की चुनौती है। और ये बात हमने कुछ दिन पहले ही दिखाया था कि एक भारत का थिंक टैंक है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने कहा है कि हम चीन से ऐसे ऐसे सामानों का आयात कर रहे हैं जो भारत में कभी बहुतायत में बनता था, छोटे छोटे जो हमारे MSME सेक्टर में बनता था, लेकिन आज वो चीन के सस्ते सामानों से तबाह हो गया। छाता, कंघा, इस तरह की चीज़ों से तबाह हो गया है। और लेकिन तब की स्थिति जब चीन का पहला आघात लगा था, उस समय दुनिया सोचती थी कि उससे दुनिया को फायदा होगा। खासतौर से अमेरिका सोचता था कि इससे जो है चीन में खुलापन आएगा और लोकतंत्र आ सकता है। लेकिन आज दुनिया समझ चुकी है, एक दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। ये बात अमेरिका के ट्रेजरी सचिव के कहने का है कि कभी हमें, जैसे कहते हैं, एक मान्य सिद्धांत है कि अगर कोई आपको कोई चीज़ सस्ता दे तो आपको उसका धन्यवाद नोट कि थैंक यू, आपने हमें चीज़ें सस्ती बेची है। लेकिन कहें आज हम वो ऐसा नहीं करेंगे। अगर कोई चीज़ हमें सस्ती बेच रहा है तो हम उसे धन्यवाद नहीं देंगे, क्योंकि वह हमारी व्यवस्था को, हमारे उद्योग धंधों को चौपट करना चाहता है जानबूझकर। और आइए इस पूरे मुद्दे को, यानी कितना गंभीर मुद्दा है कि चीन द्वारा
जो जितने हैवी पैमाने पर उत्पादन सस्ते दर पे किया जा रहा है उससे दुनिया के मार्केट पटने का खतरा है और दोबारा वो आघात आने का खतरा है जो वर्ष 2000, 2001, 2002 के बाद दिखाई दिया है। और भारत में तो ये और भी खतरा दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं क्या मामला है, चर्चा में क्यों है। तो देखिए, अमेरिका द्वारा 27 सितंबर को चीन से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ में या उत्पाद शुल्क में भारी वृद्धि की गई है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% शुल्क वृद्धि कर दी गई है। यानी आप सोचिए कि अमेरिका जो टैरिफ पे यानी जो आयात शुल्क पे 10-15% से ज़्यादा कभी नहीं रखता है, वो चीन से आयातित सामानों पर यानी जो कारें आई हैं, ईवीज आ रही हैं, उन पे 100% का टैरिफ रखा है। भारत तो पहले से ही रखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि वृद्धि कर दी है। और भारत सहित 1 दर्जन अन्य देशों के साथ अमेरिकी अर्थव्यवस्था वैश्विक बाजारों में सस्ती चीनी वस्तुओं की भरमार, ये इसे ही बोला जा रहा है चाइना शॉक 2.0 की। चीन ने सस्ती दरों पे इतना ज़्यादा, जैसे वो उसको मैं बता रहा हूँ, अभी देखेंगे भी कि जैसे ही कोरोना से चीन की अर्थव्यवस्था उभरती है वो मंदी में चली जाती है। उसकी घरेलू खपत बिल्कुल ऑल टाइम लो है, लेकिन उसके यहाँ पे उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है और वो बड़े पैमाने पर उस हैवी सब्सिडी के द्वारा एकदम सस्ते से सस्ते चीज़ें पूरे मार्केट में पाट देना चाह रहा है, खासतौर से ईवीज़ में और जो है लिथियम आयन बैटरीज में और सोलर पैनल को लेकर। यानी जिन चीज़ों को महत्वपूर्ण क्रिटिकल टेक्नोलॉजी मान रहा, उन सबको से सस्ती चीज़ों को दुनिया को पार देना चाह रहा है। और इससे होगा क्या, दुनिया में जो भी लोग इसको मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, इन चीज़ों को, वो समाप्त हो जाएगी। और पुनः ये शर्त है कि ये चाइना शॉक 2.0 आ रहा है, जिसे अभी जून माह में अभी जो अगस्त माह में जो है, जून या अगस्त माह में IMF ने भी यही बातें कही है। आइए ज़रा इसको गंभीरता से देखें। देखिए, चीन द्वारा वस्तु निर्यात की नई लहर सिर्फ सौर उपकरण, इलेक्ट्रिक वाहन और अर्धचालक जैसे उच्च तकनीकी वाले क्षेत्रों में निर्यात मूल्य श्रृंखला बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि चीन में घरेलू मांग में गिरावट आ रही है और वो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा, सिर्फ निर्यात के द्वारा अपने इस गिरावट को रोकने की कोशिश कर रहा है, एक तरफा उसके द्वारा कोशिश कर रहा है। और भारत और अन्य देशों ने इस सब्सिडी विरोधी उपायों को लागू करके का कदम उठाया, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं चीन शॉक 1.0 वाली स्थिति दोबारा न उत्पन्न हो जाए। तो चलिए चीन शॉक 1.0 की स्थिति या पहली पीढ़ी का चीनी आघात को समझते हैं। तो देखिए, चीन शॉक या चीन का आघात जो है, एक शब्द डेविड आटोर, बॉर्न और गार्डन जैसे नाम जानने की जरूरत नहीं है। 2016 में इन्होंने एक अध्ययन किया था, एक शोध प्रकाशित किया था, चीन के आर्थिक उदय और दुनिया के व्यापार और श्रम बाजारों पर इसका प्रभाव। तो इसमें इन्होंने देखा था कि चीन का आर्थिक उदय दुनिया के श्रम बाजारों पर एक आघात के रूप में था। ये बताते हैं कि कैसे गरीबी में डूब रही कम्युनिस्ट चीन ने 1978 में अपने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की और उसने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला और अधिक निजी उद्यम की अनुमति दी। उसमें अमेरिका और अमेरिकी कई सारी बहुराष्ट्रीय निगमों का भी योगदान रहा है, खूब उनको बढ़ावा देने में योगदान रहा है। और चीन बहुत तेजी से आर्थिक दृष्टि से बढ़ा, तब से इसकी जीडीपी 80 गुना, यानी 78 से लेके अब देखा जाए तो 80 गुना उसकी जीडीपी बढ़ गई है, यानी 8000% उसकी जो है वृद्धि हुई है। यह वृद्धि तेजी से औद्योगिकरण से प्रेरित थी, जिसने चीन को दुनिया के कारखाना, यानी दुनिया का उसको क्या माना जाता है, फैक्ट्री माना जाने लगा है। और विशाल विनिर्माण क्षेत्र में लाखों उत्पादों का उत्पादन किया, जिसने कम लागत पर निर्यात काम शुरू कर दिया। दुनिया ने जब 2000 की शुरुआत में 2001 की शुरुआत में चीन को WTO से जोड़ा गया, और ये बिल क्लिंटन को लगता था कि ऐसे जोड़ने से चीन की दुनिया को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि चीन से सस्ती चीज़ें हमारे आएगी, खासतौर से उनके MNCs को फ़ायदा होगा, और इससे चीन में लोकतंत्र भी आएगी। और चीन के लोकतंत्र की नहीं, वो कहते भले थे, लेकिन उनको लगता था, क्योंकि उनके यहाँ पे बहुत सारे MNCs चीन में उत्पादन कर रहे थे। अब वो उत्पादन तो कर रहे थे, अपने यहाँ सस्ते में लाओ, अपने यहाँ तो ठीक है, लेकिन दुनिया के अन्य देशों में उसको वो प्रेफरेंस नहीं मिला हुआ था, वहाँ पे हैवी टैक्सेशन होता था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि WTO में डाल देंगे तो चीन को भी ऐड पार हो जाएगा। जबकि चीन के द्वारा व्यापार अर्थव्यवस्था कभी अपनाई ही नहीं गई, आज तक नहीं अपनाई गई है। उसके द्वारा
पूरी तरह से जो है सरकारी अर्थव्यवस्था है और वो जानबूझ के हैवी सब्सिडी देकर अपने यहाँ विनिर्माण सेक्टर को बढ़ावा, और भी चीज़ें, लेकिन जो हैवी सब्सिडी है वो उसके यहाँ विनिर्माण सेक्टर को बढ़ावा देती है। आप कभी देखिएगा कई सारी चीज़ें, जैसे चीन में कई लोग यूट्यूब घूमने जाते हैं, आप ऐसा लगेगा कि चीन की चीज़ें बड़ी सस्ती होती हैं, वही चीज़ें चीन में हमारे यहाँ से ज़्यादा महंगी है। क्यों महंगी है और यहाँ पे क्यों सस्ती है? क्योंकि इसका मतलब है कि कहीं न कहीं चीन की सरकार इसमें कुछ लोचा करती है, यानी कुछ गड़बड़ करती है। नहीं तो वही चीज़ें जो चीन अपने यहाँ उत्पादन कर रहा है वहाँ पे हमारे यहाँ से महंगा है और हमारे यहाँ वो सस्ता है। इसका मतलब वो जानबूझ के निर्यात करने वाली चीज़ों को, एक्सपोर्ट करने वाली चीज़ों को जानबूझ के सस्ता रखती है। और ऐसे में इस प्रवृत्ति के कारण अमेरिका और अन्य जगहों पर विनिर्माण पर निर्भर समुदाय को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। चीन के कारण अन्य देशों में बड़ी संख्या में श्रमिकों की नौकरियां चली गई, जिसे चीन शॉक 1.0 कहते हैं। चीन जब हमें याद है WTO में आया था, उस समय मेरा बनारस के आसपास मेरा घर है, बनारस क्षेत्र में, काशी क्षेत्र में, और वहाँ पे भदोही जो है मिर्ज़ापुर कालीन का लोग था और कई मजदूरों के छोटे लोग अपने घरों में अपना कालीन का काम करते थे। मुझे पता नहीं चला, उसमें छोटा था, 2000 के आसपास में काफ़ी छोटा था, पता नहीं चला कि क्यों ये चीज़ें बंद हो गई। बंद क्यों हुई? क्योंकि चीन के सस्ते कालीन ने इनको तबाह कर दिया। ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जहाँ थे, जिन जिन जगहों पे थे, वो पूरी की पूरी फैक्ट्रियाँ ऐसी बंद होने लगी क्योंकि चीन के सस्ते चीज़ों से वो टिक नहीं पा रहे थे। और चीन क्या कर रहा था? अपने यहाँ जानबूझ के चीज़ों को सस्ता बना रहा था। वही चीज़ें अब दोबारा भारत पे प्रभाव देखिए। चीन के WTO में जोड़ने के बाद चीन से भारत का आयात बाकी दुनिया के मुकाबले, यानी बाकी दुनिया से जो बढ़ा उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा। 2005-06 में, यानी वर्ष 2005-06 में हमारा आयात था, चीन से आयात करते थे $10.87 बिलियन, यानी आप मान लो मोटे मोटे $11 बिलियन हम आयात करते थे। आज हमारा आयात 15-16 में 61.67 बिलियन हो गया 10 साल में। 2023-24 में ये $100 बिलियन हो गया, यानी कि देखा जाए तो 5 से 24 लगभग 20 सालों में ही ये 10 गुना ज़्यादा हमारा आयात हो गया। और हमारा व्यापार घाटा, आंकड़े बताते हैं, वर्ष 2000 से लेकर 2022-23 तक ही हम 1 ट्रिलियन से ज़्यादा हमारा व्यापार घाटा रहा है, यानी हमारी विदेशी बहुमूल्य मुद्रा चीन को चली गई है। तो ये दिखाई दे रहा है। इससे अभी देखा जाए तो कोविड के पहले जो हम निर्यात करते थे उसमें भी वृद्धि हो रही है, जबकि दुनिया के अन्य देशों का निर्यात घटा है लेकिन चीन का निर्यात बढ़ा है। तो अब देखिए चीन शॉक 2.0 का खतरा, वो तो शॉक 1.0 हो, चीन का दूसरी पीढ़ी का खतरा कैसे है? तो देखिए दूसरी पीढ़ी का खतरा ये है कि आज दुनिया जो है चीन के और कोरोना के बाद एक सप्लाई चेन के विकल्प के रूप में डी रिस्किंग ऑफ इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी, या डीकपलिंग ऑफ जो है वर्ल्ड इकोनॉमी के नाम पे चीन का विकल्प कर रही है। चीन विकल्प के रूप में ऑनशोरिंग, यानी अपने ही घर में उसका क्रिटिकल चीज़ों का उत्पादन करना है, और फ्रेंडली शोरिंग, यानी जो हमारे फ्रेंडली देश हैं उन देशों में उसके उत्पादन को बढ़ावा देना है। यानी जो अमेरिका और उसके सहयोगी देश हैं वो चीन जिन जिन चीज़ों पर अभी वो चीन पे निर्भर हैं उन चीज़ों के लिए ज़्यादातर उन जैसे खासतौर से क्रिटिकल, उसमें सेमीकंडक्टर है, बैटरीज है, सोलर जो है पैनल है, उसकी मटेरियल को उसका निर्माण अपने यहाँ भी करने के लिए हैवी सब्सिडीज़ दे रहे हैं ताकि उनके यहाँ भी निर्माण हो सके। और फ्रेंडली देशों में यानी भारत है, वियतनाम है, फिलीपींस है, और भी ऐसे देशों में भी वो विनिर्माण को बढ़ावा देना चाहते हैं। खासतौर से भारत को चीन+1 का विकल्प वो तलाश रहे हैं। ठीक है, तो जब ये चीज़ें हो रही हैं तो चीन क्या कर रहा है? चीन देखिए 3 नए रणनीतिक उद्योग, ईवीज, लिथियम आयन बैटरी और सौर सेल, इनके उत्पादन को ही न केवल बहुत सस्ते से सस्ते दर से दुनिया को बांट रहा है, बल्कि दुनिया के और देश सप्लाई चेन के कि इनके लिए जो काम बनाने के लिए जैसे ईवी चाहिए तो उसके लिए बनाने के लिए मोटर्स और आप चलिए क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, उसमें लिथियम चाहिए या रेयर अर्थ मेटल चाहिए, उनके न केवल उनकी बनी बनाई चीज़ों से दुनिया को पाट रहा है बल्कि उसका जो सप्लाई चेन है उस पर भी एक तरफा अपना नियंत्रण कर रहा है। यानी फिनिश्ड प्रोडक्ट और कच्चा प्रोडक्ट दोनों पे चीन अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, जिससे इन क्षेत्र में पूरा
खलबली मच गई है। देखिए यह विकास केवल ईवी, लिथियम आयन बैटरी और सौर सेल के क्षेत्र में नहीं है, अंतिम उत्पादों के विनिर्माण के चीन के बल में नहीं हुआ, बल्कि चीन महत्वपूर्ण कच्चे माल जैसे रेयर अर्थ खनिज वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को विकसित कर रहा है, जो इन नए रणनीतिक उपयोगों की आपूर्ति श्रृंखला के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में OECD देशों की जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं चीन के साथ टकरा रही हैं और नई आर्थिक चुनौतियां जो है उत्पन्न कर रही है। आज सोचिए चीन किस तरह से चलता है। भारत अभी सेमीकंडक्टर चिप पे बल दे रहा, प्रधानमंत्री लगातार सेमीकंडक्टर चिप पे बल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही चीन की शौक से बचना चाह रहे हैं। और चीन, हमारे भारत में ही कुछ बहुत पढ़े लिखे अर्थशास्त्री कह रहे हैं भारत को सेमीकंडक्टर की जरूरत क्या है, नाम नहीं बताएंगे, लेकिन वो बहुत बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री जिन्हें आप कह सकते हो, वो कह रहे हैं कि भारत को सेमीकंडक्टर की जरूरत क्या है, जो चीजें सस्ती जहां से मिल रही है वहां से ली जाए। यही तो चीन चाह रहा है, क्योंकि चीन सस्ती, देखियो बाजार की व्यवस्था बड़ी अच्छी बात है। यही बात जोलन एरेट ने कहा कि पहले हमें जो चीजें सस्ता देता था हम उसका धन्यवाद करते थे, अब हमें वो जरूरत नहीं कि कोई चीज अगर हमें सस्ती दे रहा है तो हम उसे धन्यवाद करें। हो सकता है वो चीजें सस्ती इसलिए दे रहा है ताकि हमारे यहाँ का उत्पादन तबाह हो जाए, और ये एक बार दुनिया ने ये चीजें देख ली है। ठीक है, इसलिए कोई दुकानदार आपके बच्चे को कोई सामान लेने जाए और मुफ्त में टॉफ़ी खिला दे तो आप उसे खुश मत होइएगा, क्योंकि बच्चे को एक बार टॉफ़ी की आदत पड़ जाएगी, 2 बार आदत पड़ जाएगी तो तीसरे बार आपको ही खरीद के देना पड़ेगा। और जैसे ही सस्ती चीज़ों की आपको आदत पड़ जाएगी और उससे कंपटीशन न करके आपका इन विनिर्माण क्षेत्र तबाह हो जाएगा, फिर क्या, फिर तो उसकी बादशाहत है ही। तो वही वो पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। ऐसे में देखिए IMF का भी कहना है। अच्छा हाँ, ये एक चीज़ और है कि चीनी निर्यात क्यों, मतलब जो उछाल है सिर्फ ये निर्यात से ही हो रहा है, क्योंकि उसी दौरान उसकी अर्थव्यवस्था का अपना स्तर जो है बड़ा खराब हो गया है। क्यों? क्योंकि उसका रियल एस्टेट ऑल टाइम लो है, जो 40% उसकी GDP का योगदान देता है, उसमें 20% की गिरावट है, कमजोर ऋण है, कम उपभोक्ता मांग है, मंदी है। एक तरफ उसके यहाँ गंभीर रूप से आर्थिक संकट है और दूसरे तरफ उसके यहाँ निर्यात बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यानी जो अपनी अर्थव्यवस्था में नहीं कर पा रहा है वो चाह रहा है कि ये चीज़ें दुनिया में हम डंप करके वहाँ से पैसा लाके हम अपनी अर्थव्यवस्था को चलाएं। यानी जानबूझ के वो दुनिया के कीमत पर अपनी देश को बचाना चाहता है। और यही बात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस महीने की शुरुआत में ही कहा कि चीन के बाहरी अधिशेष निर्यात को प्रोत्साहित करने और कमजोर घरेलू मांग के बीच आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए डिजाइन की गई औद्योगिक नीतियों का उपाय है, जिसे चीन साख 2.2 का कारण माना जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या होगा? अन्य देशों में श्रमिकों को या उनके रोजगार को ये समाप्त कर देंगे और अन्य जगहों पर औद्योगिक गतिविधियों को भी कर देंगे। ये IMF ने ब्लॉग लिखा कि जो उनकी नीति है चीन की, कि उनके यहाँ जो मंदी है उसको दुनिया में सस्ते चीज़ से निर्यात से पाट के या ओभर अपनी विनिर्माण क्षेत्र का उपयोग करके वो उस कमी को पूरा कर दें। यानी होता क्या है, जैसे आप कोई चीज़ उत्पादन करते हो, ज़्यादातर चीज़ें खुद ही उपयोग कर लेते हो और बाकी चीज़ें बाहर भेजते हो, और जो चीज़ें और आप उत्पादन नहीं करते उसे दुनिया से खरीदते हो। लेकिन जब उनके यहाँ मंदी है तो खुद उनके यहाँ मांग बिल्कुल नहीं है, तो जब उनके यहाँ खुद मांग नहीं है तो अपनी भी वस्तुओं के लिए नहीं है, दुनिया के लिए भी नहीं है। ऐसे में एक तरफा वो सस्ती वस्तुएं करके अपने निर्यात को बढ़ावा दे रहा है, जबकि आयात उसका घटता जा रहा है। 5.5% के आधार पर पिछले साल पूरी दुनिया से उसका आयात घटा, जबकि 1.5% निर्यात बढ़ गया। और ये कहीं ना कहीं दुनिया के लिए चिंता का विषय है। भारत के लिए भी है, बिल्कुल है। देखिए IMF की ये बात भारत के लिए भी है। 2018-19 में $70 बिलियन का हमारा आयात था, जो 60% बढ़ के 23-24 में $101 बिलियन का हो गया है। हम डोकलाम में उससे लड़ाई कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे साथ स्थिति ऐसी हो जा रही है। हम आर्थिक सर्वेक्षण कह रहा है कि चीन जो है हमारे यहाँ, जैसे अगर हम एंटी डंपिंग लगा रहे हैं, एंटी डंपिंग शुल्क लगा के उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सौर उपकरणों तक हमारी पहुँच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, ताकि हमारे यहाँ पे जो हमने लक्ष्य रखा है 2030 तक 500 गीगावाट का अक्षय ऊर्जा, वो प्राप्त न किया जाए। क्योंकि भारत के 80% सौर सेल और मॉड्यूल अभी भी चीन से आते हैं। और क्यों आ रहे हैं? क्योंकि चीन पूरे सौर ऊर्जा विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला पर हावी है। सौर सेल की वैश्विक आपूर्ति, यानी जितना दुनिया में सोलर पैनल का आपूर्ति होती है उसका 85% चीन में बनता है। सौर ग्रेड पॉलीसिलिकॉन जिससे सोलर पैनल बनता है उसका 88% चीन के पास से आता है। और सौर सेल का जो बेस बनता है उसका 97% का उत्पादन चीन करता है। तो कर लो बात,
आप सोलर सेक्टर में कहाँ जाएंगे? चलो सोलर छोड़ो, स्टील देख लीजिए, भारत जो है स्टील का अच्छा खासा निर्यात करता है। भारत का निर्यात दुनिया में कम हो रहा है, लेकिन चीन से भारत में स्टील, फिनिश्ड स्टील बढ़ रहा है। भैया कैसे बढ़ रहा है? भारत, दुनिया के और लोग स्टील का निर्यात नुकसान उठा रहा है, भारत बढ़ रहा है। और ये बात स्टील निर्माता कह रहे हैं कि चीनी स्टील पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की मांग की जा रही है, क्योंकि भारत का स्टील निर्यात धीमा हो रहा है दुनिया में, जबकि चीन से भारत का स्टील आयात बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में चीन का बढ़त है। अभी हमें ठीक है कि हमने जो है 2 सालों में भारत में मोबाइल का निर्यात बढ़ा है, हमने अच्छा खासा निर्यात किया है, एप्पल जैसी और भी कंपनियां आ रही हैं। लेकिन देखा जाए कि इससे कोई हमारा चीन पे इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात पे निर्भरता कम हुई? नहीं कम हुई। चीन से पिछले साल हमने $12 बिलियन का आयात किया था इलेक्ट्रॉनिक्स का, और हांगकांग से 6, यानी दोनों मिला दिया जाए तो $18 बिलियन का हमने निर्यात तो कर ही डाला है। यानी कि इस सब के बावजूद भी चीन, भारत की निर्भरता चीन पर से घट नहीं रही है, और इसलिए भारत के लिए चीन 2.0 के आघात का खतरा बना हुआ है। हालांकि भारत ने शुरू से ही अपनी ये कहा जाता है ना कि भारत में जो ड्यूटीज़ है, कह सकते हो कि एंटी डंपिंग लॉ है, जैसे अभी चीन के पर 1 साल में जितना बार लगा दिया है उतना दुनिया के किसी देश में नहीं लगा है। तो भारत की तो चीन को जानता था, भारत की तो तैयारी पहले से है। दुनिया देखिए क्या कर रही है, दुनिया भी अब भारत के राह पे चलेगी, क्योंकि भारत तो पहले से जानता था चीन को। देखिए इस बार दुनिया उन नए उद्योगों में चीन के उभरते प्रभुत्व से किंग कर्तव्यपूर्ण नहीं होने वाली। यानी जो पिछली बार हुआ ना, वो समझ ही में नहीं आया। उसको लग रहा था कि अमेरिका को लग रहा था कि हमारे उद्योग धंधों को फायदा हो रहा है, ठीक है, रोजगार जा रहे हैं, हम उसको दूसरे तरह से कर लेंगे। आज वो स्थिति नहीं है। आज अमेरिका भी उसको प्रयास कर रहा है, और यूए भी EU भी कर रहा है, और भारत तो कर ही रहा है। देखिए अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलन कह रही हैं, पहले उनके मत में बदलाव कैसे हुआ कि मेरे जैसे लोग इस दृष्टिकोण के साथ बड़े हुए हैं, यानी वो आर्थिक दृष्टिकोण बता रही हैं कि यदि लोग आपको सस्ता सामान भेजते हैं तो आप उनको थैंक यू कहिए कि थैंक यू, क्योंकि ये आर्थिक दृष्टि से सही है। आर्थिक दृष्टि तो यही कहता है, जो चीज़ जहाँ से सस्ती मिले उसको लेना चाहिए। लेकिन मानक अर्थशास्त्र मूल रूप से भी यही कहता है, जो मॉडर्न जो आप कह सकते हो कि अर्थशास्त्र के सिद्धांत यही कहते हैं कि जो चीज़ें सस्ती जहाँ से मिले उन्हें लेनी चाहिए। लेकिन कह रहे हैं कि अब मैं फिर कभी नहीं कहूँगी धन्यवाद, अगर मुझे कोई सामान दे रहा है तो अब मुझे उनसे धन्यवाद नहीं करूँगी। यानी अब हमें चीन के सस्ते सामान से अपने मार्केट को नहीं पटवाना है, और मैं चीन को अलाउ नहीं करने जा रही हूँ। ये बात इन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल के अपने इंटरव्यू में कही। इसी तरह से देखिए उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों के लिए अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा चल रही है। अमेरिका घरेलू स्तर पर चिप निर्माण को बढ़ावा दे रहा है, वहाँ पे $52 बिलियन की सब्सिडी दिया जा रहा है। और इसी तरह से जो है मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम के तहत स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने का पहल चल रहा है। यूरोपीय संघ भी अपने यहाँ पे घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, और चीन पर पिछले अक्टूबर में ही कई बात की कर रहा है कि चीन अपने ईवी जो है आयात में अवैध तरीके से कहीं सब्सिडी से तो लाभान्वित नहीं हो रहा है, और जांच चल रही है और इस पर वो कार्रवाई भी करेगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही है चीन को रोकने को लेकर, चीन के आघात से बचने को लेकर। अब चीन क्या कर रहा है इससे बचने के लिए? चीन भी तो कुछ कर रहा होगा। पहली बात तो चीन कह रहा है कि ये गलत हो रहा है, ये दुनिया के व्यापार को बचाया नहीं जा रहा है बल्कि और जोखिम में डाला जा रहा है। और दावा क्या कर रहा है कि उसके द्वारा जो ईवी या लिथियम आयन बैटरीज या सौर सेल के निर्यात में वृद्धि हो रही है, यह उसके नीतियों के कारण नहीं हो रही है। दुनिया में बड़ी तेजी से मांग है इनकी, और इस मांग के कारण जो बढ़ती मांग है, तो हम मांग के लिए जहाँ से जो उपलब्ध हो रहा है वहाँ से उपलब्ध हो रहा है। साथ ही में श्रम के अंतर्राष्ट्रीय विभाजन, श्रम का अंतर्राष्ट्रीय विभाजन क्या कर रहा है? जो चीज़ें जहाँ पे सस्ती उत्पन्न बन रही है वहाँ पे बन रही है। क्या इसके कारण ये हो रहा है? इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, लेकिन इनकी कहने की बात है। और क्या कर रहा है? और अपने साथ अपने निर्यात को, जो अभी अमेरिका और यूरोपीय देशों तक था, अब वो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में भी डाइवर्सिफाई कर रहा है। लेकिन अभी ये उतने बड़े मार्केट नहीं हैं जो चीन को उपलब्ध हो सके। तो कहीं ना कहीं चीन के लिए भी अब जैसे चीन क्या कर रहा है, वो भारत से भी कह रहा है कि वो अपने मार्केट को भारत के लिए भी खोलने के लिए तैयार है, या दुनिया के अन्य देशों के लिए भी खोलने के लिए तैयार है। लेकिन उसके यहाँ मांग ही नहीं है, तो मार्केट क्या खोल करेगा? एक तरफा किसी चीज़ को आपने बढ़ा लो तो फिर वही स्थिति है कि एक बूम खत्म तो खत्म। ठीक है, आप ज़बरदस्ती किस हर चीज़ पे आपका कब्जा है, लेकिन कब तक? दुनिया अगर ठान ही लेगी तो कहीं ना कहीं आपको तो झुकना ही पड़ेगा। ठीक है,
चलिए आज के लिए इतना ही था, आप लोग इसको देखिएगा, काफ़ी डिटेल में है, काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और इसको पढ़िएगा, नोट्स भी बनाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, बाकी पढ़ते रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।